हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पे। और आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे मौर्य काल के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहां पे एंड किया था क्विज सेशन से पहले, घनानंद के बारे में उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो घनानंद को जो मारने वाले हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। किसकी सहायता से मारा था हमने लास्ट क्लास में बताया था, चाणक्य की सहायता से। तो अब उसी के आगे से हम लोग मौर्य काल के बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं। कौन? बताइए आप लोग। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। देखिए, डिस्कशन करने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, घनानंद के समकालीन ही सिकंदर थे। और जिस समय घनानंद गद्दी पर थे उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो कब क्या घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाओं का आज हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है। थोड़ी बहुत इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। इनसे पहले किसने भारत पर आक्रमण किया उस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप लोग इनको गौर से देख लीजिए। ये हैं कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन्हीं से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं फारसी आक्रमण के बारे में। तो देखिए, अलेक्जेंडर कहाँ के थे? यूनान या ग्रीस के। ठीक है, कहाँ के? यूनान या ग्रीस के। तो उससे पहले फारस का आक्रमण हुआ था भारत पर। ठीक है। तो फारस का आक्रमण कब हुआ था ये हम लोग पहले स्लाइड में ये देखते हैं। ईरान का राजा साइरस भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रामक था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट पूछ सकते हैं। तो कौन था? साइरस भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी आक्रामक था। कब किया है उसने आक्रमण? 588 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के बीच। अब उसके बाद देखते हैं साइरस के पुत्र कैम्बोसिस के बाद डैरियस प्रथम 522 ईसा पूर्व में शासक बना। ठीक है। तो देखिए, कैम्बोसिस का कोई खास योगदान नहीं। डैरियस के बारे में क्यों मैंने बताया, इसका रीज़न ये है, जो इतिहासकार हेरोडेटस हैं। कौन है ये? इतिहास के जनक जिन्हें कहा जाता है, इतिहास के जनक। तो इन्होंने क्या कहा है? भारत डैरियस का 20वां प्रांत था। ठीक है। तो इसलिए ये डैरियस थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद डैरियस तृतीय को युद्ध में हराकर सिकंदर फारस का राजा बन गया। देखिए, इन लोगों में कैसे नाम होते थे? डैरियस फर्स्ट, डैरियस सेकंड, डैरियस थर्ड। तो इस तरीके से नाम होते थे। अब ये समझिए, डैरियस के बाद कौन आया? जेरेक्सस आया है। और डैरियस थर्ड किसका पुत्र था? जेरेक्सस फाइव का। ठीक है। तो इन लोगों में ऐसे ही नाम होते थे, जेरेक्सस फर्स्ट, जेरेक्सस सेकंड, जेरेक्सस थर्ड, या इस तरीके से। तो इसमें देखिए, हम लोग देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन आया था? साइरस। कब? पहला विदेशी आक्रमणकारी। कब से कब तक? 528 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। और भारत डैरियस का 20वां प्रांत था। किसके अनुसार? हेरोडेटस के अनुसार। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग, और ये भी पॉइंट हो सकता है इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से जब पूछा जाए तब। वैसे तो नॉर्मल आएगा नहीं क्वेश्चन कि किसको हराकर सिकंदर फारस का राजा बना। तो किसको? डैरियस थर्ड को। तो ये तीसरा पॉइंट भी आप लोग एक बार रिमाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिकंदर के भारत पर आक्रमण की। तो देखिए, ईरानी आक्रमण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण किसका था? यूनानियों का। ये कहाँ के थे? ग्रीस या ग्रीक जिसे कहते हैं, वहाँ के थे। ठीक है। तो राजा फिलिप 359 ईस्वी में मकदोनिया, या क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैसेडोनिया। ठीक है। क्या बोलते हैं? मैसेडोनिया। वहाँ के शासक बने। इन्हीं के पुत्र हुए हैं कौन? सिकंदर। सिकंदर का जन्म हुआ है 356 ईसा पूर्व में। ठीक है। और सिकंदर के शिक्षक कौन थे? अरस्तु। तो अरस्तु का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, बहुत ही महान दार्शनिक रहे हैं। ठीक है। अरस्तु के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब इस स्लाइड से क्वेश्चन देखें क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, सिकंदर का जन्म कब हुआ है? 356 ईस्वी में। ठीक है। और सिकंदर किसके शिष्य थे? अरस्तु के। तो दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों पॉइंट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिकंदर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये भारत कब आए हैं? इनका भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। देखिए, ऐसा है, इनकी भविष्यवाणी बचपन में कर दी गई थी कि क्या भविष्यवाणी थी, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है।
तो इन्होंने क्या कहा कि मैं जितनी जल्दी ख़त्म हो जाऊं, पर उससे पहले मैं क्या है, विश्व विजेता बनूंगा। क्या? विश्व विजेता। ये इनका बचपन से ही सपन था। इसी सपन को पूरा करने के उपलक्ष्य में ये क्या है, एक एक करके सभी देशों को जीतते चले गए। और 326 ईस्वी में जब ये भारत पहुंचे हैं, ठीक है, जब इनका भारत में आना हुआ है, तो देखिए ये यहीं से वापस हो गए। जो हम लोग कहते हैं सिकंदर महान पूरा विश्व विजेता कर लिया, विश्व जीत लिया, वो भारत से वापस चला गया, भारत को जीत नहीं पाया था। ठीक है, तो भारत में किसकी वजह से नहीं जीत पाया था उसकी भी अभी आगे चर्चा करेंगे। तो कहाँ से वापस गए, क्या हुआ, उसके बारे में देखते हैं। तो 326 ईसा पूर्व में आए हैं। इनका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। काफ़ी फेमस है ये। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन भी इससे बहुत आता है। जल सेनापति कौन था? निर्याकस। तो ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जब ये भारत आए हैं, ठीक, तो झेलम नदी के पास तो इनका युद्ध हुआ है किससे? पोरस से। और इस युद्ध को क्या कहा गया? हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध। ठीक है, तो सबसे पहला युद्ध इनका भारत में किसके साथ हुआ है? पहले तो कबीलों के साथ छोटे छोटे हुआ, पर जो पहले राजा थे भारत में वो कौन थे? पोरस, जिनके साथ इनका सीधा युद्ध हुआ। तो ये युद्ध जो है काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। किस नाम से? हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से। ठीक है, इसमें क्या था, पोरस हार तो गए थे, पर उन्होंने क्या किया, हारने के बाद भी सिकंदर का सम्मान जीत लिया था। ठीक है, सिकंदर ने इनका राजपाट इनको वापस भी लौटा दिया था, क्योंकि इनकी युद्ध शैली और युद्ध कला से वो इतना प्रभावित हो गए थे। अब बात करते हैं इसके आगे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत में युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार किया। देखिए अब हम इसका एक्चुअल रीज़न आपको बताते हैं कि वास्तव में यहाँ से वापस क्यों चले गए। असल में ये लोग काफ़ी दिनों से युद्ध लड़ते हुए आ रहे थे, और जब ये भारत पहुँचे हैं तो भारत में एक चीज़ है मच्छर। ठीक है, तो मच्छर, और दूसरी चीज़ भारतीय सैनिकों के पास क्या था? हाथी। ये दोनों चीज़ें इनके ऊपर बहुत भारी पड़ गई। ठीक है, सिकंदर की सेना ने ऐसा पहले कुछ भी अनुभव नहीं किया था। और दूसरी चीज़ है कुछ, क्या है, अंधविश्वास जिसे कह सकते हैं, उसकी वजह से भी इनकी सेना का मनोबल टूट गया था। कुछ चीज़ें ऐसी इनकी सेना ने देखी जिसकी वजह से उनके अंदर क्या अंधविश्वास हो गया या डर बैठ गया कि हम लोग जीत नहीं पाएंगे, और उनकी सेना का मनोबल टूट गया। इस परिस्थितियों को देखकर सिकंदर को क्या है, भारत से वापस क्या है, लौटना पड़ गया। और कहाँ से? व्यास नदी के ही। देखिए व्यास नदी का रौद्र रूप तो देखा ही देखा था, क्योंकि उसके आगे वहाँ से युद्ध करना था उन्हें। और ये सब चीज़ें भी हुई, इस वजह से इनके क्या हुआ, इन्हें सेना को वापस ले जाना पड़ा अपनी। ठीक है, अब जब वापस जाते 325 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? बेबीलोन में। सॉरी, 325 ईस्वी में सिकंदर सेना के साथ वापस लौट गया। 326 ईस्वी में आया था और 325 में वापस चला गया। और देखिए मैंने कहा था इनकी भविष्यवाणी थी कि जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो 33 वर्ष की उम्र में 323 ईसा पूर्व में कहाँ इनकी मृत्यु हो गई? बेबीलोन में। ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए जिसने पूरा विश्व विजेता जीत लिया वो भारत में आके क्या हो गया? हार गया, और उसे वापस जाना पड़ा। तो यही भारत की शक्ति है। ठीक है, हम भारतीयों की शक्ति है, हम लोग मच्छर झेल लेते हैं, सब नहीं झेल पाते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं फिर से इसमें क्या क्या आपको याद रखने वाला है। तो देखिए भारत विजय अभियान कब उनका चालू हुआ? 326 ईसा पूर्व। पहला पॉइंट, इनके सेनापति कौन है? सेल्यूकस निकेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनके जल सेनापति कौन है? निर्याकस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और सिकंदर और पोरस के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडा स्पीच का युद्ध। और किस नदी के किनारे हुआ है? झेलम या बितस्ता का। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा पॉइंट ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखिए। इसके बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के रौद्र को, ये नहीं पूछा जाता है। कब वापस गए? 325 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बट आप लोग याद कर सकते हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मली नहीं है बट आ सकता है, तो इसको भी आप लोग रिमाइंड कर लीजिएगा। तो 6 पॉइंट आपको इससे याद करने हैं। अब हम लोग देखते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। तो देखिए मौर्य एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो जितना भी आपको ये ब्राउनिश पार्ट दिख रहा है ये सब मौर्य एम्पायर है। ठीक है, और ये इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र,
ये देखिए इसमें लिखा भी है मेन कैपिटल, और ये रीजनल कैपिटल थी, जैसे तोसली हुई और तक्षशिला और ये उज्जैन। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, रीजनल कैपिटल हो गई, और ये क्या थी, मेन कैपिटल थी। इसके अलावा देखिए इसमें ये नक्शा काफ़ी आपके लिए मैप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सारी जानकारी मिल जाएंगी। पिलर एडिक्ट और पिलर ऑफ अशोका, तो अशोक के पिलर कहाँ कहाँ से मिले हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली मेरठ, कालसी, दिल्ली टोपरा, संकीसा, ठीक है, लुम्बिनी, वैशाली, लौरिया अर्रेज, लौरिया नंदीगढ़, रामपुरवा, मतलब ये सारे ही आपको प्लेस इसमें आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, 14 जगह से मिले थे आपके क्या शिलालेख, और 6 जगह से 7 अभिलेख मिले हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपको क्या हैं, इंक्रिप्टेड हैं। देखिए मेजर रॉक इडेक्टेड, पिलर इडेक्टेड, माइनर रॉक इडेक्टेड, अदर इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको गिवन हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपको समझने में क्या है फ़ायदा देगा। तो देखिए हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कब स्थापना की, 322 ईसा पूर्व में। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिकंदर कब आया है, 326 ईसा पूर्व, और उसी से रिलेटेबल 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य शासन किए हैं। मौर्य वंश की राजधानी कौन सी रही है, पाटलिपुत्र, अभी हम लोगों ने पीछे मैप में देखा है, ये कौन है, मेन कैपिटल। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माँ कौन थी, मूरा, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, 3 लोग अलग अलग नहीं, एक ही व्यक्ति के 3 नाम। काफ़ी फेमस हैं। चाणक्य सीरियल सबने देखा होगा या चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा। तो चाणक्य ने पुस्तक भी लिखी है, कौन सी, अर्थशास्त्र। तो देखिए जो विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य कहते हैं, तो ये इनके गुरु होने के साथ साथ जब इन्होंने गद्दी पर बैठे या शासन किया तो ये इनके अमात्य का पद, अमात्य मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का पद भी किसने ग्रहण किया, चाणक्य ने, ठीक है। और इसके बाद इनके पुत्र के समय भी यही प्रधानमंत्री रहे। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था, तो जैन धर्मावलंबी थे, यानी कि जैन धर्म को इन्होंने ग्रहण किया था। इसकी शिक्षा किससे ली थी, भद्रबाहु से, ठीक है। तो भद्रबाहु का नाम अभी बताएंगे जब जैन धर्म बताएंगे। भद्रबाहु और स्थूलभद्र 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट जैन गुरु हुए हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, तो ये सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इनके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, जैन धर्म, इम्पॉर्टेंट है। किससे दीक्षा ली है, भद्रबाहु से, ये 5वां पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग जानते हैं इनके बारे में और भी चीज़ें। तो देखिए चंद वो सिकंदर तो आए थे अभी 326, चले गए 325 में, पर जो उत्तर पश्चिम एरिया था वो विजिट करके गए थे, तो उसको कौन संभाल रहा था, उसको संभालने के लिए सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था। तो जो इनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था उससे आमना सामना किसका हुआ, चंद्रगुप्त का। अब उसमें क्या हुआ है, जब आमना सामना हुआ है तो चंद्रगुप्त ने इन्हें पराजित कर दिया है, कब, 305 ईसा पूर्व में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखिएगा, कब, 305 ईसा पूर्व में। अच्छा, जब हरा दिया है तो बदले में क्या हुआ है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलन, जिसका हेलन नाम था या कार्नेलिया कह सकते हैं, चंद्रगुप्त से विवाह कर दिया। देखिए ये क्या है, ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने एक बीज बो दिया कि जाओ, हम तो जीत नहीं पाए पर ये तुम्हारा जो है आगे जाके तुड़वा देगा, पूरा वंशज खत्म कर देंगे या वंश में फूट डाल देंगे, तो इसलिए अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। फिर देखिए युद्ध की, क्योंकि इन्हीं के पुत्र से जो है लड़ाई हुई थी, आगे चल के आप लोग देखेंगे। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान क्षेत्र सौंप दिया। तो देखिए कहाँ तक फैला हुआ था उस समय। इन्होंने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत की छवि दिखाई थी, किसने, चाणक्य ने।
और उसी अखंड भारत का सपना लेकर ये क्या है जीतने चले थे। तो देखिए कहाँ तक शासन हो गया है, काबुल, कांधार, हेरात, मकरान, मकरान समझ रहे हैं आप लोग कहाँ है, ठीक है। तो पूरा भारत उस समय कहाँ तक फैल गया था, इस चीज़ से जानकारी मिलती है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और युद्ध में हराने के पश्चात किसका विवाह किया है, अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेन का, ये भी दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार सेलुकस ने कौन कौन जगह दी हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जगह पूछी जाती हैं, काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान। तो ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। एपियानस ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है। तो ये उस समय के इतिहासकार थे, ठीक है। तो इसमें वर्णन हुआ है युद्ध के बारे में और इनके विवाह के बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके बाद देखते हैं सेल्यूकस निकेटर जो था, देखिए राजदूत एम्बेसडर जो होता है, ये प्रथा आज से नहीं चल रही है, समझिए उस समय मौर्य काल से चल रही थी। तो जो सेल्यूकस निकेटर थे उन्होंने अपने राजदूत मेगस्थनीज को यहाँ भेजा, कहाँ, मौर्य शासन में, ठीक है, चंद्रगुप्त का राजदूत बनाकर, ठीक है, भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। और मेगस्थनीज ने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है, इसका नाम क्या है, इंडिका। क्या नाम है, इंडिका। तो इंडिका में उन्होंने क्या है, जितनी भी चीज़ें राजनीतिक, आर्थिक और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से जुड़ी कई बातें इसमें लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मतलब सुंदरता से सारी चीज़ों का वर्णन किया। इनका बताना था कि उस समय जो है एक तरीके से स्वर्ण काल भी कह सकते हैं, बहुत ही सारी चीज़ें भव्य थी, सब कुछ खुशहाल था, हरियाली थी, ऐसा इन्होंने वर्णित किया है इंडिका में। अब इंडिका में पाटिलपुत्र के किस नाम से लिखा है, पालिम बोथरा, ठीक है। अब ये यूनानी लैंग्वेज में लिखा होगा या उसकी कोई लैंग्वेज होगी, तो पालिम बोथरा नाम से पुकारा जाता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु क्या है, जैन परंपरा के अनुसार संलेखना विधि। तो संलेखना विधि क्या है, ये आप लोग गूगल करिएगा, अभी ऐसे नॉर्मली बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी जैन धर्म को पालन कर रहा है, ठीक है, तो वो अंतिम समय पे क्या करता है, वो भोजन कुछ दिन पहले त्याग देता है, फिर पानी भी लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे अपने प्राण स्वयं त्याग देता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, संलेखना विधि, ठीक है। तो इस विधि द्वारा क्या है, इन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए, ठीक है। और कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध जैन स्थल है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध जैन स्थल है श्रवण बेलगोला, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें है कि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में अभी तक आया नहीं, आने के चांसेस भी कम है। मेगस्थनीज को रखा राजदूत के पद पर, और किस पुस्तक का मेगस्थनीज ने लिखी है, इंडिका नामक। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पाटिलपुत्र के लिए पालिम बोथरा वर्ड यूज़ किया है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है और किस विधि से हुई है, संलेखना विधि द्वारा, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर, ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कैसे हुई है, संलेखना विधि द्वारा और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग नॉर्मली पूरा ना लिखें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त की मृत्यु संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर हुई है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यभीत के द्वारा, तो देखिए पुष्यभूत कौन है, इनके गवर्नर हैं, सौराष्ट्र एक राज्य है, उसके गवर्नर, सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो देखिए ये सुदर्शन झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि किसने निर्माण कराया, फिर पूछा जाएगा किसने इसका पुनर्निर्माण कराया, फिर पूछा जाएगा किसने जो है इसकी मरम्मत कराई। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो सुदर्शन झील का नाम जहाँ है तो वो तो याद करना ही करना है आपको, और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सुदर्शन झील का नाम आप लोगों को क्या है, जवान पर होना चाहिए। तो देखिए किसने बनवाया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और किसके द्वारा, गवर्नर पुष्यभूति। कहाँ के गवर्नर हैं, सौराष्ट्र के। ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद तमिल साहित्य अहनानूर, पुरनानूर व अशोक द्वारा शिलालेखों के माध्यम से चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी मिलती है। तो देखिए जब अखंड भारत का सपना होगा तो हम लोग दक्षिण भारत को क्या छोड़ देंगे, तो यानी दक्षिण भारत में भी इन्होंने कई राज्यों को विजित किया था। उसकी जानकारी किससे मिलती है हमें, अहनानूर, पुरनानूर और अशोक के जो शिलालेख थे उनके माध्यम से, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में क्या दिया, 500 हाथी। अब हाथी तो ऐसी चीज़ है भाई कोई भी चाहेगा, क्योंकि इनके आगे भी काम आने वाली थी। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का तथा मुद्रा राक्षस में इन्हें क्या बताया गया, शूद्र कुल का।
तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जैन और बौद्ध में किस कुल का बताया गया है? क्षत्रिय कुल का। और मुद्रा राक्षस में क्या बताया गया है? शूद्र कुल का। ठीक है, तो अब एक बार इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के। तो पहला पॉइंट जो है आपका पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुदर्शन झील का नाम है। क्या क्या याद करना है इसमें? किसने बनवाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके द्वारा? गवर्नर पुष्यभूति। कहाँ के? सौराष्ट्र के। तो देखिए ये पूछा जाएगा, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने बनवाया था। थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो ये चीज़ भी पूछी जाएगी कि किसके द्वारा बनवाया था। इसके अलावा एक मिनट। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या, जो तमिल साहित्य है, अहनानूर, पुरनानूर और अशोक के शिलालेख, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? दक्षिण भारत की विजय की। तो ये दूसरा पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अभी तक आया तो नहीं है, पर हो सकता है किसी अच्छे एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं कि दक्षिण भारत की विजय की जानकारी कहाँ से मिली? अहनानूर, पुरनानूर और अशोक के शिलालेख से। तो इसे आप लोग चाहें तो याद करें या नहीं भी याद करें तो चुप चल जाएगा। बाकी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में कितने दिए? 500 हाथी। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे तो है ही, बट याद करने के 10 से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल तथा मुद्रा राक्षस में शूद्र कुल का बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी है, इसे जरूर याद करिएगा, एग्जाम में आया भी है कि जैन और बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल का और मुद्रा राक्षस में शूद्र कुल का बताया गया है। अगली स्लाइड पर हम लोग आते हैं। देखिए मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये है वृषल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद करना ही करना है। इसके अलावा यूनानी भाषा में क्या है? यूनान में चंद्रगुप्त को सैंड्रोकैट्स के नाम से जाना था। किसके? सैंड्रोकोट्स के नाम से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त का साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। अब ये कौन कौन से प्रांत थे, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मौर्य साम्राज्य की तब डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग इतना नॉर्मल समझ लीजिएगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट कि मुद्रा राक्षस में किस नाम से जाना आता है? वृषल से। और यूनान में किस नाम से? सैंड्रोकोट्स। किस नाम से? सैंड्रोकोट्स। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, वृषल और सैंड्रोकोट्स। अब हम लोग बात करते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार क्या हैं? चंद्रगुप्त के पुत्र हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर कौन बैठा? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई है? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए बिंदुसार को किस किस नाम से जाना आता है, क्या क्या उपाधि है उसके बारे में देखते हैं। तो वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन और यूनानी ग्रंथों में क्या कहते हैं? अमित्रोकेट्स। चंद्रगुप्त को क्या कहते हैं? सैंड्रोकोट्स, और इनको क्या कहते हैं? अमित्रोकेट्स, यानी अमित्रघात। अमित्रघात मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। ये बात क्लियर है आप लोगों को? इसके अलावा देखिए मेगस्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है, और बिंदुसार के समय कौन आए? एंटियोकस ने। किसे भेजा है? डायमेकस को। ठीक है, मेगस्थनीज को भेजा सेलुकस ने, और डायमेकस को किसने भेजा? एंटियोकस ने। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन आया है? डायमेकस। किसके समय में? बिंदुसार के समय में। देखिए स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर से देखते हैं। 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पर एग्जाम में ज़्यादा आया नहीं है। मृत्यु भी नहीं पूछी जाएगी, ये पूछा जाएगा। देखिए वायु पुराण में किस नाम से जानते हैं? भद्रसार। जैन ग्रंथ में किस नाम से जानते हैं? सिंहसेन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यूनान में किस नाम से जानते हैं? एमिट्रोकेट्स। तो इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, बिंदुसार के समय यूनानी शासक एंटियोकस ने किसे भेजा? डाईमेकस को। तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस नाम को याद रख लीजिएगा। और किसने भेजा है? एंटियोकस के समय। ठीक है, और किसके टाइम पे? बिंदुसार के टाइम पे। ये बात क्लियर है? चंद्रगुप्त के समय किसने भेजा था? सेल्यूकस ने। किसको? मेगस्थनीज को। और एंटियोकस ने भेजा है बिंदुसार के समय में डायमेकस को। अब हम लोग आगे बात करते हैं। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। ठीक है, इनके समय में 2 विद्रोह हुए थे। तो इनके 2 पुत्र थे, एक थे सुसीम और एक थे अशोक। ठीक है, सुसीम और अशोक। तो इनके बीच काफ़ी रहता था लड़ाई झगड़ा।
कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो इस विद्रोह में किसे, अशोक को भेजा गया और अशोक ने इसे कुशलता से दबा दिया। ठीक है, तो इन्हें क्या है, अवंती का गवर्नर बना दिया गया, अवंती राज्य का गवर्नर, इनकी योग्यता को देखते हुए अशोक को। और बिंदुसार के राज्य का संचालन कौन करता था, चाणक्य। तो देखिए चाणक्य काफ़ी लंबी उम्र के लगते हैं, ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भी देख लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा भी लिया क्योंकि उनके गुरु भी थे ये, और बिंदुसार के समय में भी चाणक्य हैं। और बिंदुसार देखिए आजीवक नामक संप्रदाय का अनुयायी थे। तो आजीवक क्या है, इनके बारे में अभी हम लोग जब धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो हम लोग ये चर्चा करेंगे, आजीवक वर्ड आएगा तब आप लोगों को समझ में आएगी ये चीज़, इंपॉर्टेंट है किस संप्रदाय से थे। बाकी इसके बारे में चर्चा धर्म वाली क्लास में। तारानाथ नामक बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, किसने दबाया, अशोक ने, पहला पॉइंट। कहाँ थे, अवंती के गवर्नर थे अशोक, अवंती के गवर्नर बना दिए गए थे इसके बाद, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनके राज्य का संचालन चाणक्य करता था, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तो आजीवक संप्रदाय के। ये पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लोग पढ़ें या ना पढ़ें कोई बात नहीं, दोनों से ही काम चल जाएगा। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अशोक की। ठीक है, देखिए अशोक के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इन्होंने, इनसे पहले जैसे था उन्होंने अपने क्या है, वर्णन नहीं ज़्यादा किया है किसी शिलालेख पे या अभिलेख पे, पर इस समय क्या है, अशोक ने अपने शिलालेख बनवाए हैं, अभिलेख बनवाए हैं, गुहा लेख भी मिलते हैं, तो इस समय अशोक के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोग पढ़ेंगे भी। तो देखिए अशोक 269 ईस्वी में मगध की राजधानी पर बैठा, और उसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। तो अभी मैंने बताया था ये इससे पूर्व क्या थे, अवंती के गवर्नर या राज्यपाल। ये बात क्लियर है। अब अशोक को पुराणों में किस नाम से जाना जाता है, अशोक वर्धन कहकर संबोधित किया गया है। किस नाम से, अभी तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है बट आ सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा इसे। अशोक की माँ कौन थी, शुभद्रांगी, तथा इनका विवाह किससे हुआ था, महादेवी नामक राजकुमारी से। ठीक है, किससे हुआ था, महादेवी नामक राजकुमारी से। देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने वाले हैं, तो इनका सन भी पूछ देते हैं 259 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा राजधानी तो पाटलिपुत्र है ही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से पहले क्या थे, अवंती के राज्यपाल, तो इसको भी देख लीजिएगा। पुराणों में किस नाम से जानते हैं, अशोक वर्धन, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अशोक की माँ शुभद्रांगी थी, और इनका विवाह महादेवी से हुआ। तो देखिए अभी तक नाम पूछे नहीं गए एग्जाम में, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर आप लोग देख जरूर लीजिएगा इस पॉइंट को। इसके अलावा ये पॉइंट 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो देखिए ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, और ये सन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको तो आप भूलेगा नहीं, कब, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। तो देखिए कलिंग जीता है, कलिंग की रीजनल मैंने बताया ना, रीजनल कैपिटल, तो तोसली क्या है, रीजनल कैपिटल है कलिंग की। ठीक है, तो इस पर इनका अधिकार हो गया। ये काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ था। देखिए हम लोग बात करते हैं अशोक महान, ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर ग्रेट था, वैसे अशोक को भी बहुत महान सम्राट माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो देखिए जब ये आए, तो महानता से पहले आप लोग ये जानिए कि इनके बारे में कहा था, इन्होंने अपने 99 भाइयों को क्या किया, मरवा दिया। ठीक है, और मरवा के क्या है, कुएं में डाल दिया, मार कर कुएं में डाल दिया। इसकी वजह क्या रही थी, इतिहासकार जो अगर आप पढ़ेंगे तो वर्णन ये मिलेगा कि इनके भाई ही इन्हें मारना चाह रहे थे। ठीक है, शासन मतलब उसमें ऐसा हो गया था कि राजा बनने के लिए लोग क्या है, एक दूसरे को मारना चालू हो गए थे, तो इनके भाई इनको मारना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सभी भाइयों को, ये बच गए हमले में, और इन्होंने अपने सभी भाइयों को मारकर एक कुएं में डाल दिया। तो ये तो काफ़ी एक निंदनीय घटना होगी कह सकते हैं। उसके अलावा फिर क्या हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ है। देखिए कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए। कलिंग एक बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, और ये युद्ध उससे बड़ा था। तो इसमें क्या है, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे इनका हृदय द्रवित हो गया। जब आपने मार दिया है तो अब तो हृदय द्रवित होना ही होना है। ठीक है, आपको ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी।
तो इन्होंने क्या है, जब इनका हृदय दबित हो गया तो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है। और फिर इनके अंदर ऐसा परिवर्तन आया कि इन्होंने भारत से बाहर अपने पुत्र पुत्री को भेज दिया। भारत में जितना ज़्यादा इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके किया। हर जगह इन्होंने शांति लाने की प्रयास की। ठीक है। पीसफुल गेस्चर, मतलब कह सकते हैं कि आप पहले युद्ध करिए। ठीक है। सलमान खान की तरह पहले आप जो है गाड़ी चढ़ाइए फुटपाथ पे, और फिर आप साइड डालिए बिंग ह्यूमन की। तो वही वाला इनका भी हाल था, पहले कलिंग पे युद्ध किया, लाखों लोग मरे। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके सब जगह शांति 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 का प्रसार किया। पर चलिए कोई बात नहीं, अब ये तो इतिहास है, लोग बदलते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे अशोक का कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार हो गया। इनका पहले धर्म कौन सा था? ब्राह्मण धर्म के पालक थे और शिव के उपासक थे। जब कलिंग का युद्ध हो गया तो इन्होंने क्या किया? उपगुप्त नामक बौद्ध से बौद्ध शिक्षा ली तथा बौद्ध धर्म अपना लिया। तो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कब? 261 ईसा पूर्व में। तो ये इम्पॉर्टेंट सन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद क्या है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैसे पढ़ लीजिएगा कि पहले ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे थे, शिव के उपासक थे। पर ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या हो गया? उपगुप्त नामक बौद्ध से बौद्ध शिक्षा ली। ठीक है। और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। किससे शिक्षा ली? उपगुप्त से। नाम ही पूछा जाएगा। ठीक है। और देखिए जो ये कलिंग युद्ध है ये हमें किससे जानकारी मिलती है? 13वें शिलालेख से। इनका जो 13वां शिलालेख है उससे इसकी जानकारी मिलती है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का उल्लेख अशोक नाम से है। देखिए हम लोग को जब पुराने साक्ष्य पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी से हम लोग जानकारी लेते हैं कि किसका क्या नाम था किसका नहीं था। अब हम लोगों को कोई बता के तो जाता नहीं है, तो उसी आधार पे किसी में देखिए मास्की और गुर्जरा अभिलेख हैं, उसमें अशोक का नाम अशोक लिखा गया। सैम के जो अभिलेख थे उनमें वो प्रियदर्शी शब्द यूज़ करता था। इसके अलावा इन्हें क्या है, कामाशोक, चंडाशोक नाम से भी जाना जाता था। तो जहाँ पे ज़्यादा इसका नाम यूज़ किया गया वो कौन सा था? अशोक। इसलिए इसे हम लोग इतिहास की पुस्तकों में अशोक नाम से ही जानते हैं। तो देखिए किस किस नाम से, मास्की एवं गुर्जरा में अशोक नाम से उल्लेख है, स्वयं के अभिलेख में प्रियदर्शी नाम से, और इसके अलावा और कौन कौन से नाम? कामाशोक और चंडाशोक। ठीक है। इसके शिलालेख में कौन कौन सी लिपि यूज हुई है? आरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मी, खरोस्थी, इन 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट है कि मास्की एवं गुर्जरा में अशोक नाम से उल्लेख है। इसके अलावा ये पहला पॉइंट, और स्वयं के अभिलेख में प्रियदर्शी नाम से उल्लेख है, सेकेंड पॉइंट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर याद कर लीजिएगा कौन कौन नाम, कामाशोक और चंडाशोक नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसके शिलालेख किस किस लैंग्वेज में पाए गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मी एवं खरोस्थी लिपि। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो अभी मैंने बताया था ना कि 99 भाइयों का वध कर दिया और कुएं में डाल दिया, तो किस जगह पे? उस अगम कुआं नामक स्थान पर। अभी अगम कुआं कहाँ है ये आप लोग गूगल में देखिएगा, और हो सके तो टहल भी आइएगा, अंदर झांक कर मत देखिएगा, क्या पता कोई खींच ले। ठीक है। तो कौन से स्थान पर? अगम कुआं नामक स्थान पर। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी ने अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक राजदूत भेजा। तो देखिए हर कोई राजदूत भेज रहे हैं कहीं ना कहीं से, इससे पहले भी भेजे गए, उनसे पहले भी भेजे गए। अब अशोक क्यों बचेंगे? तो अशोक के समय में भी कहाँ? फिलाडेल्फस या टालमी ने। ठीक है। कहाँ के शासक थे? मिस्र के। किसको भेजा है? डियानीसियस को। हालांकि ये नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन जब भी पूछा था तो ये पूछा था किसने भेजा है, तो टालमी या फिलाडेल्फस, ये बात याद रखिएगा। किसको भेजा ये इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना जरूरी है, पूछ भी सकते हैं। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में, ये बराबर क्या मतलब? बराबर बराबर पहाड़ियाँ थोड़ी ना काटी गई थी, ये बराबर जगह का नाम है। कहाँ है? बिहार में। अभी मैं आपको फोटो भी इसकी दिखाऊंगा। 4 गुफा कौन कौन सी? सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ज और चौपार। ठीक है। ये बनाई थी। ठीक है। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। अगम कुआं नामक स्थान, जहाँ 99 भाइयों का वध करके कुएं में डाला।
इसके अलावा मिस्र के शासक फिलाडेल्फ टालमी ने क्या है, राजदूत भेजा अपना। ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में चार कौन कौन सी गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ज और चौपार, ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये कौन सी है, ये बराबर की गुफा है। बराबर बराबर काट दी गई तो बराबर की गुफा हो गई। वैसे टहलने वाली जगह है, कभी आप लोग मौका मिले तो यहाँ जरूर टहलाइए जाके, ठीक है। स्कल्पचर हैं पुराने, अच्छे बने होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत हुई। तो ये पहले भी बता चुके हैं कि तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी ना, किसके समय में, अशोक के समय में। तो देखिए तीसरी बौद्ध संगीत हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, मोगल पुत्तिस ने। तो हर बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कोई ना कोई करता था, तो तीसरी की कौन की है, मोगल पुत्तिस ने। पहली, दूसरी और चौथी की किसने की है, वो जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना जानिए, तीसरी किसने की है, मोगल पुत्तिस ने। इसके अलावा ये भी माना जाता है, तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है, इसकी स्थापना किसने की है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, इसकी स्थापना का भी श्रेय किसको जाता है, अशोक को जाता है। ये बात क्लियर हो गई। और अशोक का जो धम्म है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म में धम्म होते हैं, तो इन्होंने भी अपना एक धम्म चलाया, वो क्या है, सभी धर्मों का सार है। तो किस धम्म को हटा के, बेंगा घोष इस नाम से धम्म था, उसे चला के अपना इन्होंने स्वयं का धम्म चलाया। ये भी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका राजधर्म बौद्ध धर्म, राज की भाषा पाली और राज की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। तो देखिए एक बार इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तीसरी बौद्ध संगीत किसके काल में, अशोक के काल में। इसकी अध्यक्षता मुगल पुत्तिस ने। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक को जाता है। अशोक का धर्म क्या है, सभी धर्मों का सार था। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, राजधर्म बौद्ध धर्म, राज की भाषा पाली और राज की लिपि ब्राह्मी। तो ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा कि राज की लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी, और राज की भाषा पाली। इसके अलावा पहला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट हैं पर उतने नहीं। अब हम लोग बात करते हैं अभिलेख तथा उनके विवरण की। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, वरना क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी देख लिया है, कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम लोगों ने इसके राजनीतिक और सामाजिक चीज़ों की चर्चा नहीं की, उसके बारे में भी हम लोग क्या है आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में रखते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अगर अभी तक आप लोगों ने बिना सब्सक्राइब के वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे देखिए एक रेड कलर का आइकन शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर जरूर दबाइए। साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और बाकी जो भी आपकी जानकारी में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा हो, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम की, तो उसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, यूज़फुल हो सकती है उसके लिए, क्योंकि बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।